अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं और ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन। ये हार्मोन जो हैं इन्हें नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन प्रोटीन नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हमें कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे आते हैं हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी आता है, पीनियल ग्लैंड आता है, थायराइड आता है, पैराथायराइड आता है, थाइमस आता है, एड्रेनल आता है, पेनक्रियाज आता है, टेस्टिस एंड ओवरी आता है। इसमें अगर पेनक्रियाज और टेस्टिस और ओवरी की अगर हम बात करें तो दीज आर हेटेरोक्लाइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पोर्शन अपने अंदर रखते हैं। हम यहाँ पे इनके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बोला हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा है कि रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम्स को रेगुलेट करता है। बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलन पे ये मिलता है। इसके पास जो है ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी को। और ये जो पिट्यूटरी जो है ये ग्लैंड हार्मोन सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है। अब ये न्यूक्लियाई जो है ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? दो तरह के, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरीज को मेक करता है कि वो हार्मोन को रिलीज़ करे, और इनहिबिटिंग हार्मोन स्टॉप कराता है पिट्यूटरी से कि वो हार्मोन्स को स्टॉप। तो इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं पिट्यूटरी को कि वो हार्मोन सीक्रेट ना करें। अब हम बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल है GnRH, जो कि पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ कराता है। GnRH की फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिक रिलीज़ कराता है। इसके अलावा अगर इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो इसका एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन, जो कि इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके दो पार्ट हैं, एक तो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस और एक एडिनो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा आपके दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन को आप ADH भी बोलते हो, ठीक है। और एक्चुअली जो है ये हार्मोन्स जो हैं वो मेड किसके लिए? हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, यानी कि सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी। और ये डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है इसके और हाइपोथैलेमस के बीच में, न्यूरो हाइपोफाइसिस। दूसरा पार्ट जो है एडिनो हाइपोफाइसिस, तो इसके दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया की पहले बात करें तो पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट करता है MSH, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो इज़ ऑलमोस्ट मर्ज हो चुकी होती है पार्स डिस्टेलिस के साथ। तो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो आपकी सेल्स होती है ना, कंट्रोल करती है मेलानिन जो पिगमेंट हैं जो सेल्स, उन्हें कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशन को जो है कंट्रोल करता है स्किन के। अब अगर हम बात करें पार्स डिस्टेलिस की, तो इसी का ही कॉमन नाम एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे 6 हार्मोन जो है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी, वो आपकी एक कैविटी में होती है बोनी, जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं। अब इसके हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करें तो ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रेशन हो जाता है तो जायंटिज्म, और अगर मिडिल एज में अगर आपकी है तब होता है, और आप तो इसमें एक्रोमेगली हो जाता है, आपकी जो बोन्स जो है वो इन्लार्जमेंट हो जाता है, जैसे कि थोड़ी जो है वो लंबी हो जाती है या फिर और भी जगह की बोन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लूक सीक्रेशन है तो वहाँ पे डॉर्फ्रिज्म हो जाता है। अब हम प्रोलैक्टिन के बारे में बात करते हैं, PRL यानी कि प्रोलैक्टिन, और यहाँ पे ग्रोथ होती है मेमोरी ग्लैंड्स की और मिल्क फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड हार्मोन को। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में बात करें तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स।
अब हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ये आपको ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को, और मेल्स में ये लीडिंग सेल पे वर्क करता है और उनसे एंड्रोजन निकलवाता है, स्टिमुलेट करता है। एफएसएच के बारे में बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल और सर्टोली सेल्स में, मेल में सर्टोली सेल्स पे अफेक्ट करता है। अब एमएसएच के बारे में बात करें जो कि आपका पार्स इंटरमीडिया से रिलीज हो रहा था, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये पिगमेंट ऑफ स्किन और को कंट्रोल करता है, ये उन सेल्स को कंट्रोल करता है जो कि मेलानिन रिलीज़ करती हैं। अब हम बात करते हैं पार्स नर्वोसा के ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ये आपका मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और वैसोप्रेशन के बारे में बात करते हैं एडीएच, तो इसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, और ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को थ्रू यूरिन। और यहाँ पे एम्पेयरमेंट इन एडीएच, अगर एडीएच में एम्पेयरमेंट हो जाता है तो यहाँ पे जो बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिटस। अब हम कुछ एलएच एफएसएच के थोड़े से वर्क को और समझते हैं। अगर स्टेटमेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किस हार्मोन की वजह से होती है, तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है उसकी वजह से स्टार्ट होती है। लेकिन स्टिमुलेट किसके द्वारा होती है, तो स्टिमुलेटेड बाय द एंड्रोजन। एक्चुअली में होता ये है कि जो एलएच है वो एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, और लीडिंग सेल जो है वो स्टिमुलेट करती हैं एंड्रोजन को, प्रोडक्शन को सिंथेसाइज करती हैं और सीक्रेट करती हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किसकी वजह से हुई, कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एफएसएच के बारे में बात करें तो एफएसएच जो है यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करती हैं कुछ फैक्टर, और वो फैक्टर भी हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो अगर आपके एफएसएच और एंड्रोजन इन दोनों साथ में बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, स्टिमुलेट हुई एंड्रोजन की वजह से, और रेगुलेट हुई एफएसएच और एंड्रोजन दोनों की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये रेडिश ग्रे कलर का ग्लैंड होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन होता है, सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, 24 आवर डायूरिनल रिदम को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल और टेम्परेचर रिदम को भी ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस और बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर में अगर न्यूरल कंट्रोल के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन अगर केमिकल कंट्रोल के बारे में बात करोगे तो पीनियल ग्लैंड आपका रेस्पॉन्सिबल है। अब अगर मेलाटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, जबकि मेलानिन, थायरोक्सिन और एड्रेनल ये टायरोसिन के डेरिवेटिव हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके पास दो लोब होते हैं और जो आपस में स्टमस से कनेक्टेड होते हैं, एच शेप स्टमस है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके दो पार्ट है, एक स्ट्रोमल टिश्यू और एक फॉलिकुलर टिश्यू। तो जो फॉलिकुलर टिश्यू है इनके अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, उसे स्ट्रोमल वहाँ पे टिश्यू होते हैं। तो जो फॉलिकुलर टिश्यू जो हैं वो आपके जो दो तरह के होते हैं, एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि थायरोक्सिन, और एक ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3। तो T3 और T4 दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो आपके अब इनसे होने वाली, इनकी ज़्यादा या कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप आयोडीन लो ले रहे हो तो यहाँ पे लेस हार्मोन सिंथेसाइज होगा, हाइपोथायराइडिज्म। तो लेस हार्मोन, तो इसको हम गोइटर भी बोलते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लार्ज हो जाता है। थायराइड, आप गोइटर कैसे बोल रहे हो, हाइपोथायराइडिज्म को बोल रहे हो। और यहाँ पे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर है तो बच्चे में क्रेटनिज्म जैसी बीमारी देखने को मिलेगी, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटिज्म ऐसी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर हाइपरथायराइडिज्म की, हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू द कैंसर और नोड्यूल फॉर्मेशन। अगर कैंसर हो गया है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया है, तो वहाँ पर रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या फिर ग्रीव्स डिसीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज होगा, प्रोट्रूशन ऑफ द आई वॉल होगा और इंक्रीज हो जाएगा BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। और BMR क्योंकि बढ़ गया इसीलिए यहाँ पे वेट लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो ये जो हार्मोन्स हैं ना आपके, ये आपकी कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ये फैट के और कार्बोहाइड्रेट्स के। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं RBC फॉर्मेशन को और बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। अब अगर हम एक और हार्मोन के बारे में बात करें जिसका नाम है TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है। जबकि T4 और T3 ये आपके आयोडोथायरोनिन वाले हार्मोन है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आएंगे, थायरोनिन वाले हार्मोन में आएंगे।
और जो आपका TCT है ये एक प्रोटीन हार्मोन में आएगा, और ये आपका TCT लो करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को। जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है आपका, अगले पेज पे हम जो पढ़ेंगे, ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, ये आपका कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। ठीक है, अब हम और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये भी किसका फंक्शन है, इन T3 T4 जो है इनका फंक्शन है कि ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बढ़ाता है और कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, फैट, कार्ब, और सपोर्ट करता है RBC फॉर्मेशन और BMR को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक हार्मोन आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं उनका, ये बैक थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे होते हैं, 4 होते हैं और सीक्रेट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम को ब्लड लेवल में, कैल्शियम लेवल को ब्लड में, और बोन डीमिनरलाइजेशन यानी कि रिजॉर्प्शन यानी कि बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के आपका बढ़ाता है ये ब्लड में, और इवन रीअब्जर्व करता है कैल्शियम को रेनल ट्यूब्यूल से भी, यानी कि हर तरफ से ये कैल्शियम को ला रहा है और ब्लड में बढ़ा रहा है। अब हम बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस एक लोब्यूलर ऑर्गन है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम और ऑन द वेंट्रल ऑफ ऑर्टा। अब ये डेवलप करता है इम्यून सिस्टम को, ये सीक्रेट करता है थाइमोसिन, यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है टी लिम्फोसाइट को जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, और हेल्प करता है या प्रमोट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। अगर ये जो है ओल्ड पीपल्स में ये डिजनरेट कर जाता है, इसीलिए उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है। अब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हर किडनी पे एक होता है ऊपर की तरफ, एड्रेनल। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हैं, एक एड्रेनल मेडुला और एक एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल मेडुला जो है वो आपके कैटेकोलोमाइंस रिलीज करते हैं, यानी कि 2 तरह के हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो इन्हें हम इमरजेंसी फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ये आपकी अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, पिपलरी डायलेशन करते हैं, पिलो इरेक्शन करते हैं, रेजिंग ऑफ हेयर्स, और इसके अलावा इंक्रीज़ कर देते हैं हार्ट रेट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा इंक्रीज़ कर देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन, स्वेटिंग। अब ग्लाइकोजन से क्या होगा, अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के बारे में। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसे 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलरिस और रेटिकुलाटा। अब इसकी जो हार्मोन्स हैं इन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये लो करते हैं, इनका बहुत लो प्रोडक्शन अगर हो रहा है, इन कॉर्टिकॉइड्स का अगर लो प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसी डिसीज़ को एडिसन्स डिसीज़ बोलते हैं, और ये चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो कॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो 3 टाइप के हैं, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड और एक गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। अब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो है वो आपके RBC प्रोडक्शन को आपको स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, ये सप्रेस करेगा आपके इम्यून रेस्पॉन्स को। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से भी ये आपका ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज प्रोटीन और लिपिड से बनाएगा, यानी कि यहाँ पे लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस होगी, यानी कि लिपिड और प्रोटीन टूटेंगे। और इसके बाद ये इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक को, सेलुलर अपटेक एंड यूज़ ऑफ अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड जो है वो भी सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ताकि उनसे भी हम ग्लूकोज बना पाएँ। ठीक है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देख रहा है, और इसके अलावा RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और सप्रेस कर रहा है इम्यून रेस्पॉन्स को। अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाएगा। एल्डोस्टेरोन इसका एग्जांपल है। एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। अब बात करते हैं, ये किडनी पे वर्क करेगा, एक्ट ऑन द किडनी, और यहाँ पे रिजॉर्प्शन कराएगा सोडियम का फ्रॉम द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और ये एक्सक्रीशन करेगा पोटेशियम आयन का एंड फॉस्फेट आयन का। तो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं गोनाडोकॉर्टिकोट्रॉइड की। तो यहाँ पे एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है वो हार्मोन है, और ये जो है ग्रोथ करता है प्यूबिक और एक्सियल और फेशियल हेयर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले तो हम बात हैं पेनक्रियाज के ऊपर। तो पेनक्रियाज जो है वो कंपोजिट ग्लैंड है,
यानी कि ये एक हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन होते हैं। अगर एंडोक्राइन वाले पोर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरेन बोलते हैं, ये 1 से 2 मिलियन होते हैं। टोटल जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है उनका सिर्फ 1 से 2% ही होते हैं, और इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। तो अल्फा सेल आपका ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं और बीटा सेल आपका इंसुलिन रिलीज करते हैं, और ये दोनों ही आपके पेप्टाइड हार्मोन है। अब अगर हम ग्लूकागॉन के बारे में बात करें तो ये लिवर पे वर्क करता है, हेपेटोसाइट सेल्स पे वर्क करता है, और ये यहाँ से ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, और ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ओवरऑल ये ब्लड में आपके ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा रहता है ब्लड में ग्लूकोज, तो यहाँ पे डायबिटीज़ मिलेटस इस बीमारी को बोलते हैं। ग्लूकोज जो है वो आपके यूरिन से भी लॉस होने लगेगा, और फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ आपके बनने लगेंगे। अब अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, फॉर्मेशन करता है आपकी ग्लाइकोजन की, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये कम करता है। तो ये भी हेपेटोसाइट पे वर्क करता है और एडिपोसाइट्स पे वर्क करता है, डिक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज को, और इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। और ये एनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, ताकि आपका सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूज़ कर पाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे हमें एक हार्मोन याद रखना है, GI हार्मोन, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आपका हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है सीक्रेटिन। तो ये सीक्रेटिन जो है वो एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे वर्क करके आपका H2O और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कराएगा। लेकिन कोलोसाइटोकाइनिन जो है वो इसके एंडोक्राइन वाले पोर्शन पे वर्क नहीं करेगा, वो भी आपके एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे ही वर्क करेगा, और सीक्रेटिन भी आपके एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे ही वर्क करेगा, और कोलोसाइटोकाइनिन यहाँ से एंजाइम्स को रिलीज कराएगा। इसके अलावा कोलोसाइटोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर पे भी वर्क करता है और आपका बाइल रिलीज करवाता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो है वो आपकी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, इंटरस्टिशियल और लीडिक सेल्स, यहाँ पे एक ही बात है इन दोनों का। ये आपके एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं एसेसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन का। यानी कि अगर बात करें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये ग्रोथ करते हैं फेशियल हेयर की, एग्रेशन की, लो पिच ऑफ वॉइस होती है, और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हाँ मेल्स में लो होती है और फीमेल्स में हाई होती है पिच। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है, और इसके अलावा लिबिडो, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन भी एंड्रोजन जो है मैंने बताया था पहले ही, एंड्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब हम बात करते हैं जो आपका लिबिडो है वो आपका मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कन्फ्रंट करता है, CNS पे वर्क करता है ये, और वो इसे इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। अब यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले मेटाबॉलिज्म पे एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कैटाबॉलिक नहीं, एनाबॉलिक। अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में आपको मिलेगी, लोअर एब्डोमेन में, और ये आपके 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो ये सीक्रेट होते हैं ओवेरियन फॉलिकल से। एस्ट्रोजन ये ग्रोथ करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स की, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाई पिच ऑफ वॉइस और मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन ही करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो लगभग एस्ट्रोजन के कंपेरेटिवली है फीमेल में। लेकिन प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करें तो ये कॉर्पस लूटियम आपका करता है, और ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड, इसीलिए मेल्स में ये नहीं होता, और इसीलिए मेल्स में मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो आपके डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, फिर एंड अगर आपके एल्वियोलाई जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता है और मेल्स में, और यहाँ पे मिल्क सीक्रेशन का ये करवाते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग बात यहाँ पे, कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं, अगर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन आएगा जो कि मिल्क फॉर्मेशन भी कराता है। लेकिन अगर एल्वियोलाई के बारे में बात हो रही है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई कौन कराएगा, तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट की अगर बात आएगी तो एस्ट्रोजन नाम आएगा। मिल्क इजेक्शन की बात आएगी तो ऑक्सीटोसिन आएगा। मिल्क फॉर्मेशन की अगर बात आएगी तो प्रोलैक्टिन आएगा, और मिल्क सीक्रेशन की अगर बात आएगी तो प्रोजेस्टेरोन आएगा। तो बार याद रखना, मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन, मिल्क सीक्रेशन प्रोजेस्टेरोन। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ
प्रोलैक्टिन, और अगर एल्वियोलाई अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स बाय टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन। ऐसे भी टिश्यूज़ हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हार्ट। तो हार्ट के पास एट्रियल वॉल है जो कि वो सीक्रेट करती है ANF जो कि डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसके अलावा किडनी है, किडनी के पास GG सेल्स होती हैं, ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती हैं और ये RBC फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती हैं। RBC फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो थायराइड ग्लैंड है T4 वाला जो है वो RBC प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कॉर्टिसोल और GG सेल्स जो हैं और टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन ये आपके स्टिमुलेट करते हैं RBC प्रोडक्शन को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले की। तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलोसाइटोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन के बारे में बात करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे वर्क करता है, सीक्रेट कराता है HCl और पेप्सिनोजन। सीक्रेटिन के बारे में बात करते हैं तो ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे वर्क करके सीक्रेट कराता है वाटर और HCO3 माइनस। और कोलिसाइटोकाइनिन के बारे में बात करें तो ये पैनक्रियाज पे भी वर्क करता है, गॉल ब्लैडर पे भी वर्क कर सकता है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस निकालता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सीक्रेशन को और मोटिलिटी को। ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये नेसेसरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए और सीक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पेप्टाइड हार्मोन यानी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। तो ज़्यादातर आपके प्रोटीन हार्मोन्स ही आएंगे सारे के सारे, आप बाकी के तीनों याद रखना। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोन हार्मोन और आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन वाले आएंगे। आयोडोथायरोनिन वाले हार्मोन में थायराइड हार्मोन आएंगे, बट TCT आपका प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। T3 T4 आ जाएंगे। स्टेरॉयड हार्मोन में आपके कॉर्टिसोल आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, एस्ट्राडियोल आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा और एल्डोस्टेरोन आ जाएगा। और बाकी सारे के सारे आपके प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब हम रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन है मान लो, ठीक है। अगर कोई हार्मोन जो होगा कोई तो अंदर जाएगा डायरेक्टली और किसी के लिए मेम्ब्रेन पे ही आपके रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे। तो होगा क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर सेल मेम्ब्रेन पे है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, वो हार्मोन बाइंड करेगा और ये दीज एंड रीजनरेट सेकेंडरी मैसेंजर को रीजनरेट करेंगे, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन। और ये किसके केस में होगा, ये पेप्टाइड हार्मोन के केस में होगा। लेकिन अगर और इसके अलावा ये आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव में भी होगा। लेकिन अगर आपके स्टेरॉयड हार्मोन है और आयोडोथायरोन वाली हार्मोन है तो ये अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे इंटरसेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे, वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा जीनोम के साथ और ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को और क्रोमोसोम फंक्शंस को। और ईच रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर 1 हार्मोन ओनली, यानी कि एक हार्मोन के लिए एक ही रिसेप्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है।